अध्याय 1। गुप्त गार्डन। जैसे ही लुढ़कती पहाड़ियों पर सूरज ढलने लगा, बच्चों का एक समूह अपने छोटे शहर के बाहरी इलाके में जंगल की खोज कर रहा था। उन्होंने जंगल के भीतर एक जादुई बगीचे की फुसफुसाहट सुनी थी और उनकी जिज्ञासा ने उन्हें यहाँ ले जाया था। जैसे ही वे पेड़ों के माध्यम से एक घुमावदार मार्ग का अनुसरण करते थे, वे जल्द ही एक समाशोधन पर ठोकर खा गए, जैसा कि उन्होंने पहले देखा था। समाशोधन के केंद्र में मुड़ दाखलताओं और स्पार्कलिंग गहने से बना एक विशाल द्वार था। गेट के ऊपर एक संकेत था जिसमें लिखा था, गेबे के बगीचे में आपका स्वागत है। बच्चों ने गेट खोल दिया और अपने विस्मय के लिए उन्होंने खुद को एक हरे भरे विशाल पौधों से भरे बगीचे में खड़ा पाया और फलों और सब्जियों की देखरेख की। अचानक पास की झाड़ी के पीछे से एक आवाज उठी, स्वागत है युवा, मेरे बगीचे में। बच्चे आश्चर्य में कूद गए, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि आवाज गेबे नामक एक दोस्ताना विशालकाय की थी। वह झाड़ियों से निकला, बच्चों के ऊपर चढ़ गया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। गेबे ने उन्हें अपने गुप्त बगीचे में स्वागत किया और उन्हें प्रत्येक अद्वितीय पौधे के बारे में कहानियां बताना शुरू किया और वे कैसे आए। बच्चों को उनकी कहानियों से मंत्रमुग्ध कर दिया गया था और उन्होंने बगीचे की खोज करने और उनके आसपास के चमत्कारों को देखने में घंटों बिताए। जैसे ही दिन रात में बदल गया, बच्चों को एहसास हुआ कि यह घर जाने का समय है। गेबे ने अलविदा कहा। अगली बार जब वे गए तो उन्हें अपने बगीचे को और दिखाने का वादा किया। जैसे ही वे जंगल के माध्यम से वापस चले गए, बच्चों ने उस अद्भुत अनुभव के लिए आभारी महसूस किया जो उनके पास अभी था। वे गेबे के बगीचे में लौटने और यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि इसके और क्या रहस्य है। अध्याय 2। विशाल सब्जियों की खोज। अगले दिन बच्चों का समूह गेबे के बगीचे में लौट आया, इसके अधिक चमत्कारों का पता लगाने के लिए उत्सुक था। गेबे ने उन्हें एक गर्म मुस्कान के साथ बधाई दी और उन्हें बगीचे के दौरे पर ले गए। उसने उन्हें मकई के विशाल डंठल दिखाए जो आकाश तक पहुंच गए, और बड़े पैमाने पर कद्दू जो दिखते थे जैसे वे एक कार के रूप में वजन कर सकते थे। बच्चे सब्जियों के विशाल आकार पर चकित थे और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन वे विशाल टमाटर की तुलना समुद्र तट गेंदों से करते थे। तब गेबे ने समूह को गाजर के एक पैच तक पहुंचाया जो इतने लंबे थे कि वे मुश्किल से उनमें से सबसे ऊपर देख सकते थे। उन्होंने बच्चों को अपने लिए कुछ चुनने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें दिखाया कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें धीरे से जमीन से बाहर निकालना है। जैसे जैसे उन्होंने खोज जारी रखी, बच्चों ने लेट्यूस की पंक्तियों को स्विमिंग पूल और गोभी के रूप में घरों के रूप में बढ़ा देखा। गेबे ने उन्हें प्रत्येक पौधे के इतिहास और उपयोग के बारे में कहानियां सुनाई और बच्चों ने ध्यान से सुना। जैसे जैसे दिन करीब आया, बच्चों ने गेबे को विदाई दी और अपने अद्भुत बगीचे का पता लगाने के लिए जल्द ही लौटने का वादा किया। उन्होंने अविश्वसनीय अनुभव के लिए आभारी महसूस करना छोड़ दिया और यह देखने के लिए उत्साहित थे कि गेबे के बगीचे में उनके लिए अन्य चमत्कार क्या थे। अध्याय 3। बात कर रहे टमाटर और अविश्वसनीय तरबूज भूल भुलैया की कहानी। गेबे के बगीचे की अपनी अगली यात्रा पर बच्चे एक विशेष उपचार के लिए थे। गेबे उन्हें बगीचे के एक हिस्से में ले गए जहां टमाटर पके हुए थे और लेने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे टमाटर के पौधों के पास पहुंचे, बच्चों ने एक बेहोश फुसफुसाते हुए आवाज सुनी। उनके विस्मय के लिए उन्होंने महसूस किया कि टमाटर एक दूसरे से बात कर रहे थे। बच्चे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकते थे और यह सुनने के लिए उत्सुक थे कि टमाटर को क्या कहना है। टमाटर ने उन्हें बगीचे में अपने कारनामों के बारे में कहानियां सुनाई, भूखे कैटरपिलर को चकमा देने से लेकर रात में सितारों को देखने तक।
बात करने वाले टमाटर की कहानियों से मुग्ध होकर बच्चे हंसे और विस्मय में सुने। चटपटे टमाटर के साथ समय बिताने के बाद गेबे ने बच्चों को एक अविश्वसनीय तरबूज भूल भुलैया में ले जाया। भूल भुलैया हरी लताओं और मीठी महक वाले खरबूजे की विशाल दीवारों से भरी हुई थी। गेबे ने बच्चों को भूल भुलैया के केंद्र में अपना रास्ता खोजने की चुनौती दी, जहां उन्हें उनके लिए एक आश्चर्य की प्रतीक्षा होगी। बच्चों ने उत्सुकता से चुनौती को स्वीकार किया और भूल भुलैया में उतर गए। उनका उत्साह हर मोड़ और मोड़ के साथ बढ़ रहा था। घंटों की तरह महसूस करने के बाद वे आखिरकार भूल भुलैया के केंद्र में पहुंच गए, जहां उन्हें एक विशाल तरबूज मिला जो उनका इंतजार कर रहा था। गेबे ने अपने भरोसेमंद चाकू से इसे खोल दिया और बच्चों ने मीठे रसीले फलों में खोदा। उनके चेहरे तरबूज के रस से सराबोर हो गए। जैसा कि उन्होंने उस दिन गेबे के बगीचे को छोड़ दिया था, बच्चे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने नए दोस्त के साथ साझा किए गए जादुई अनुभवों के लिए आभारी महसूस कर सकते थे। वे जानते थे कि वे गेबे के बगीचे के अविश्वसनीय चमत्कारों का पता लगाने के लिए जल्द ही वापस आएंगे। अध्याय 4। एक दुखद दुर्घटना। गेबे के बगीचे की अपनी अगली यात्रा पर बच्चे यह देखकर चौंक गए कि जिस खूबसूरत बगीचे से उन्हें प्यार हुआ था, वह अस्त-व्यस्त था। पौधों की एक बार की पंक्तियों को अब रौंद दिया गया था और कई सब्जियां नष्ट हो गई। गेबे ने उनके चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ उनसे मुलाकात की और उन्हें एक दुखद दुर्घटना के बारे में बताया जो एक रात पहले हुई थी। जंगली जानवरों का एक समूह पके फलों और सब्जियों की खुशबू से आकर्षित होकर बगीचे में घुस गया था। उन्होंने बगीचे के माध्यम से तबाही मचाई थी, जिससे कहर और विनाश हुआ था। क्षतिग्रस्त बगीचे को देखकर बच्चे दिल टूट गए थे और वे किसी भी तरह से मदद करना चाहते थे। गेबे ने उन्हें दिखाया कि कैसे पहचाने कि कौन से पौधे अभी भी बचाए जा सकते हैं और कौन से मरम्मत से परे थे। उन्होंने गेबे के साथ काम करते हुए मलबे को साफ करने और जो कुछ भी कर सकते थे उसे उबारने में दिन बिताया। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ पौधों को बचाने के लिए बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था और बच्चे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन काम करते समय नुकसान की भावना महसूस करते थे। गेबे ने उन्हें दिलासा दिया, उन्हें याद दिलाया कि त्रासदी की स्थिति में भी बगीचे अंततः एक बार फिर से उगेंगे और पनपेंगे। जैसा कि बच्चों ने उस दिन गेबे के बगीचे को छोड़ दिया, उन्होंने प्राकृतिक दुनिया की नाजुकता और सुंदरता के लिए एक नई प्रशंसा महसूस की। वे जानते थे कि उन्होंने प्रकृति की शक्ति और इसकी रक्षा के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा है। अध्याय 5। गेबे पृथ्वी की देखभाल के महत्व को सिखाता है। दुखद दुर्घटना के बाद गेब द जाइंट बच्चों को पास के जंगल में टहलने ले गया। जैसे ही वे चले, गेबे ने उनसे पृथ्वी और उसके सभी निवासियों की देखभाल के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने उन्हें बताया कि हर जीवित चीज कैसे जुड़ी हुई है और कैसे एक प्रजाति के कार्यों का पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने उन्हें उदाहरण दिखाया कि कैसे प्रदूषण और वनों की कटाई ग्रह को नुकसान पहुंचा रही थी और बताया कि कैसे मनुष्य नुकसान को उलटने के लिए काम कर सकते हैं। बच्चे गेबे के ज्ञान और ज्ञान से चकित थे और उन्होंने उनसे कई सवाल पूछे कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। गेबे ने उन्हें रिसाइक्लिंग, पानी और ऊर्जा के संरक्षण और उनके कार्बन पदचिह्न को कम करने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें यह भी दिखाया कि कैसे वे अपने स्वयं के बगीचे लगाकर और स्थानीय किसानों का समर्थन करके मदद कर सकते हैं, जो स्थायी कृषि प्रथाओं का उपयोग करते हैं। बच्चों ने ध्यान से सुना और पृथ्वी की रक्षा के लिए अपना हिस्सा करने का वादा किया। जैसे ही वे गेबे के बगीचे में वापस गए, बच्चों को उद्देश्य और जिम्मेदारी की भावना महसूस हुई।
वे जानते थे कि वे दुनिया में बदलाव ला सकते हैं और वे अपने जीवन और समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्साहित थे। अध्याय 6। गेबे की क्षमा। अपने बगीचे में दुखद दुर्घटना के बावजूद गेब द जायंट एक क्षमाशील आत्मा थी। वह जानता था कि दुर्घटनाएं होती हैं और बच्चों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। गुस्से में या परेशान होने के बजाय गेबे ने अनुभव को बच्चों को जिम्मेदारी और क्षमा के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। वह उनके साथ बैठ गया और गलतियों के मालिक होने और किसी के कार्यों की जिम्मेदारी लेने के महत्व के बारे में दिल से दिल की बात की। उन्होंने उनसे क्षमा की शक्ति के बारे में भी बात की और यह कैसे सबसे दर्दनाक घावों को ठीक करने में मदद कर सकता है। बच्चों को गेबे की करुणा और क्षमा से स्थानांतरित किया गया था और उन्होंने भविष्य में अधिक सावधान और जिम्मेदार होने का वादा किया था। उन्होंने क्षमा की शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा और यह कैसे लोगों को करीब ला सकता है। अंत में गेबे के बगीचे को उसके पूर्व गौरव के लिए बहाल किया गया था और बच्चों ने दुनिया में अपने स्थान और पृथ्वी और उसके सभी निवासियों की देखभाल करने की उनकी जिम्मेदारी की एक नई समझ प्राप्त की थी। अध्याय 7। ग्रह की रक्षा करने का वादा। गेबे के बगीचे में अपने अनुभवों के बाद बच्चों ने ग्रह और उसके सभी निवासियों की रक्षा करने का वादा किया। वे जानते थे कि पृथ्वी की देखभाल करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करने की उनकी जिम्मेदारी थी। बच्चों ने रिसाइक्लिंग, ऊर्जा और पानी का संरक्षण और स्थानीय किसानों का समर्थन करके छोटी शुरुआत की, जिन्होंने स्थायी कृषि प्रथाओं का उपयोग किया। उन्होंने अपने परिवारों और दोस्तों के साथ जो कुछ भी सीखा है उसे साझा किया, संरक्षण और जिम्मेदारी का संदेश फैलाया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, बच्चे दुनिया में बदलाव लाते रहे। कुछ पर्यावरण वैज्ञानिक बन गए, जबकि अन्य ने लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने या स्थायी जीवन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जीवन में कौन से रास्ते अपनाए, वे गेबे के बगीचे में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूले और वे ग्रह और उसके सभी निवासियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। और जब भी उन्हें इस बात की याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि वे क्या कर रहे थे, तो वे गेब द जायंट के साथ बगीचे में अपने समय के बारे में सोचेंगे और वे उद्देश्य और जिम्मेदारी की भावना से भर जाएंगे, क्योंकि वे जानते थे कि वे खुद से बड़ी चीज का हिस्सा थे, कुछ कीमती और नाजुक, और यह कि उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य था।